सामने एक तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें एक तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, दूसरी तरफ याह्या सिनवार। याह्या सिनवार टॉप कमांडर हैं जो हमास के हैं और जिनकी लीडरशिप में गाजा में इस वक्त फ़लस्तीन की जो फ़ौज है या फ़लस्तीन के हमास के लड़ाके हैं वो जंग कर रहे हैं। ये टॉप मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में शामिल हैं इसराइल की, जिनकी तलाश इसराइल इस वक्त कर रहा है और बहुत ज़्यादा इनकी तलाश है। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो जारी करके कहा था हमास के लोगों से कि याह्या सिनवार के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है और आप लोग सरेंडर करें। अब आपको एक अहम अपडेट बता दें कि जिनकी तलाश में जिन याह्या सिनवार को तलाश कर रहा है इसराइल और उसकी पूरी फ़ौज और जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सब लगी हुई है, अमेरिका की इंटेलिजेंस लगी हुई है। उनके बारे में एक अपडेट ये है कि गाज़ा पट्टी में वो मौजूद हैं और वहीं पर रह कर के वो जंग लड़ रहे हैं। गाज़ा से जिस तरह से भारत की हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो वेश बदल के कभी दाढ़ी में या पगड़ी वगैरह बांध के वो इधर से उधर चला जाता है और पता नहीं चल पाता, बाद में मालूम होता है कि ये फिल्म का हीरो इधर से उधर आ गया। इसी तरह से याह्या सिनवार के बारे में खबर ये है कि वो IDF यानी इसराइल डिफेंस की इसराइल की जो सेना है उनकी गाड़ी में बैठकर नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा में गए और यह खबर इसराइल को बाद में हुई। यह खबर जेरूसलम पोस्ट ने दी है, जो बहुत बड़ी खबर है। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि इसराइल कर क्या रहा है। इसराइल की हर तरह की जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सब नाकाम हो चुकी है, उसके हाथ कोई कामयाबी हासिल हो नहीं पा रही है। वो अलग अलग तरह से प्रलोभन दे रहा है और धमकियां भी उसकी हो रही हैं, जंग भी लड़ रहा है। सारी बातें हमने बिल्कुल शुरुआत में बताया था। आज 66वां दिन है इस जंग का और शुरू की जब हमने रिपोर्ट की थी उसमें बताया था कि जंग शुरू होते वक्त इसराइल के पास सिर्फ 26,000 बॉम्ब थे जो ख़त्म हो गए थे कुछ ही दिन की जंग में। उसके बाद अमेरिका से उसको फौरी तौर पे मदद मांगनी पड़ी थी। अब एक बार फिर अमेरिका से इन्होंने हथियारों की मांग की है और कहा है कि हमारे पास हथियार नहीं बचे हैं, गोला बारूद नहीं बचा है, मिसाइल्स रॉकेट्स ये नहीं है और अब आप हमको जल्दी से जल्दी ये हथियार प्रोवाइड कराइए। पूरी लिस्ट अमेरिका को सौंप दी गई है। अब अमेरिकी कांग्रेस जो है उसने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इसराइल को पैसा नहीं दे सकते हैं या कोई मदद नहीं कर सकते हैं। वहीं यूक्रेन के लिए भी कह दिया गया था कि हमारे पास अब पैसा यूक्रेन को देने के लिए नहीं है। इसराइल ने यह लिस्ट भेज दी अमेरिका को जिसमें बहुत लंबे चौड़े हथियारों की डिमांड की गई है कि हमें हमास से लड़ने के लिए इन हथियारों की ज़रूरत है और अगर हमें ये हथियार हासिल नहीं हुए तो फिर हमारी जंग जारी नहीं रह पाएगी और हम जंग हार जाएंगे। इस जंग में इस वक्त इसराइल बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो इस जंग को चाहता है कि चलती रहे थोड़ा धीरे धीरे करके और हम तबाही मचाते रहें, लंबा खिंचता रहे ताकि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जो होने वाली हैं इसराइल में वो ना हो। वहीं जो हमास है, हमास के पास इनको अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उनके पास कितना हथियार है और कितने लंबे वक्त तक वो लड़ सकते हैं। जो हमास को पीछे से बैकअप कर रहे हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह से ये जंग अगले 2 महीने तक और जारी रहे। अमेरिका और इसराइल इस जंग को लेकर के परेशान है। इसराइल की सेना की तरफ से आज ये बयान है कि हम मानते हैं कि तकरीबन 2 महीने और ये जंग चलेगी। तो अभी उनको कोई पता नहीं है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जिस वक्त 28 अक्टूबर को ग्राउंड ऑपरेशन किया था उससे पहले बयान दिए थे कि हम 1 सप्ताह में ये हमास का खात्मा कर देंगे और अपने रेफ्यूजी वगैरह को छुड़ा लेंगे। पहले इनको उम्मीद थी कि गाज़ा सिटी में यहाँ कहीं हमास ने हमारे जो हॉस्टेजेस हैं उनको बंधक बना के रखा हुआ है, तो इन्होंने बिल्कुल बुरी तरह से कारपेट बॉम्बिंग वहाँ की और इमारतों को ढा दिया, मकानों को ढा दिया, अस्पताल स्कूल जो भी कुछ थे वहाँ गिरा दिए गए
और वहाँ कुछ भी इनको हासिल नहीं हुआ। बाद में एक टेम्परेरी सीज फायर हुआ और 7 दिन के सीज फायर में कुछ बंदियों की और कुछ हॉस्टेजेस की अदला बदली हुई। सीज फायर ख़त्म होने के बाद इसराइल ने फिर से गोलाबारी शुरू कर दी, एक तरफा उसने सीज फायर को तोड़ा और जंग फिर से शुरू कर दी। अब इस जंग में यह खान यूनुस और रफा के इलाकों में बमबारी कर रहे हैं। इनका मानना यह है या सोचना यह है कि वो गाजा में हमको हासिल नहीं हो सकते, तो हो सकता है खान यूनुस में कहीं रखा गया हो। तो अब ये खान यूनुस के इलाके में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी तबाहियाँ हो रही हैं वो सबको उसकी जानकारी है कि कितनी बुरी तरह से ये लोग फंसे हुए हैं। इसराइल के पास हथियारों की कमी है। आज हमास ने बहुत बड़े हमले किए हैं तेल अवीव के अंदर और वहाँ काफ़ी उससे नुकसान हुआ है। इस हमास के लोग इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहे हैं और वहाँ सीधे मिसाइल पहुँचते हैं और जा कर के टारगेट को हिट करते हैं। तो इसराइल जो दुनिया भर में दम भरता था और इसराइल की इंटेलिजेंस, इसराइल के इक्विपमेंट, उसकी फ़ौज, उसके डिफेंस सिस्टम, इनकी बहुत बात होती थी। ख़ासकर भारत के मीडिया में इसको लेकर के आज भी बड़ा क्रेज़ है, बहुत चार्म है। इसराइल इज़ द हीरो ऑफ इंडियन संघी मीडिया एंड फासिस्ट पीपल्स। तो वो आज भी इसराइल को बहुत ज़्यादा कुछ गॉड पावर समझते हैं कि यही है, सब कुछ है, सबसे शक्तिशाली। लेकिन अब जो हकीकतें सामने आ रही हैं, जो जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं मैदान से, वो ये कि इसराइल की फ़ौज बुरी तरह से पिट रही है और वो भाग रहे हैं। हमास की तरफ से तमाम वीडियो सबूत के साथ बात की जाती है और वो वीडियो शेयर करते हैं। इसराइल से दावे कर देता है और बताता है हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया, जबकि उसके सैनिकों के पास भी जो इक्विपमेंट है, हेलमेट्स वगैरह है, उसमें फ्रंट कैमरा भी है, बैक कैमरा भी है। तो उसकी तरफ से किसी तरह के इस तरह के क्लेम नहीं किए जाते हैं एविडेंस के साथ। हमास वीडियो जारी करके बताते हैं कि ये देखें हमने इनके यहाँ पर टैंक को निशाना बनाया या यहाँ पर इनकी फौज को निशाना बनाया। आज 7 सैनिक इसराइल के और मारे गए हैं और बहुत भारी नुकसान इसराइल को आज के दिन भी पहुँचा है, जंग के 66वें दिन। वहीं एक खबर आपको बता दें, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में सीज फायर को लेकर के यूएई ने एक प्रस्ताव पेश किया था और वो प्रस्ताव मेजोरिटी से वहाँ जीता, लेकिन अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। इसको लेकर के तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान का बहुत सख्त मौक़िफ़ है और उन्होंने बड़ी सख्त बातें कही हैं। उनका कहना यह है कि दुनिया में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन ये वीटो पावर जिनको मिला हुआ है, 5 वीटो पावर जो कंट्रीज हैं वो दुनिया को चला रहे हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ नहीं है, ये मनमाना तरीका होता है और ये इस तरह से चीज़ें नहीं चलना चाहिए। कुल मिलाकर के उनका इशारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की तरफ था, नए वर्ल्ड ऑर्डर के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और उनका कहना है देयर इज़ नो पीस टिल यूएस एग्जिस्ट। जब तक अमेरिका है तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती कायम, क्योंकि अमेरिका जो इतनी भी आतंकवादी संगठन है, जितनी भी आतंकवादी पावर है, ये उनके समर्थन में खड़ा हो जाता है फ़ौरन। चाहे वो यूक्रेन की जंग हो, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, चाहे वो सीरिया में, लेबनान में या लीबिया वगैरह, इराक है, हर जगह पे इसने तबाही अब तक मचाई है झूठ बोल करके। और इसके साथ यूरोप के बहुत सारे मुल्क हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सीज फायर था वो वीटो कर देने के बाद अरब के देशों में बड़ी नाराज़गी है। इस नाराज़गी को दूर करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अरब के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। ब्लिंकन के सहयोगियों ने कहा कि वो गाजा के भविष्य के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन जॉर्डन के विदेश मंत्री ने अमान सफादी उन अमेरिकी विदेश मंत्री के रवैये से नाखुश रहे। उन्होंने कहा कि मानवीय युद्ध विराम का समर्थन करने में आज जो असफलता मिली है वो फ़िलिस्तीनियों की हत्याओं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन और युद्ध अपराध करने को बढ़ावा देने जैसा है। तुर्की ने भी अमेरिका के वीटो किए जाने पर जमकर निशाना साधा। तैयब अर्दगान ने वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर कहा कि इसराइल जिसे पश्चिमी देशों का अटूट समर्थन मिल रहा है वो गाजा में कत्लेआम कर रहा है।
एक निष्पक्ष दुनिया संभव है, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं, क्योंकि अमेरिका इसराइल के पाले में खड़ा है। अर्दोगान ने इस दौरान सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरतों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री ने भी कहा कि वीटो के बाद गाजा के मुद्दे पर अमेरिका अकेला हो गया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी और अरब लीग के अपने सहयोगियों के साथ हुई एक बैठक में सरकारी ब्रॉडकास्ट टीआरटी के पर एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें अमेरिका को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्तों ने एक बार फिर से धोखा दिया है। अमेरिका अकेला है, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में हुई वोटिंग के दौरान। तुर्की पश्चिमी देशों के सैन्य सहयोग संगठन नेटो का सदस्य है, लेकिन अन्य सदस्यों की तरह वो हमेशा हमास के साथ खड़ा रहा है। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका के वीटो के बाद मध्य पूर्व में हालात विस्फोटक होने के खतरे का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने यूएन महासचिव एंटोनी गुतेरेस से फोन पर बात की और कहा, जब तक अमेरिका यहूदीवादी सरकार इसराइल के अपराधों और युद्ध जारी रखने को समर्थन देता रहेगा, तब तक इस क्षेत्र में विस्फोटक हालात पनपते रहेंगे। इसे काबू में किया जाए, नियंत्रित किया जाए। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी कहा कि यह अजीब और मानवीय विवेक से परे है। अमेरिका का जो वीटो करना, उस पर उन्होंने कहा, मलेशिया के प्रधानमंत्री ने, जब कुछ ऐसे भी पक्ष दिखते हैं जो निर्दोष बच्चों और महिलाओं के साथ नागरिकों के जनसंहार का समर्थन करता है और चुप्पी साधे रहता है। पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद ने यूट्यूब चैनल से बातचीत में कहा कि इसराइल के जनसंहार को समर्थन देना कोई ऐसी अभिव्यक्ति नहीं जिसका उदारवार्ता से कोई संबंध हो। आपको बता दें कि इस वक्त अरब के मुल्कों में बड़ी नाराजगी है और इस पर व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, एक बहुत अहम अपडेट और बता दें कि बीती रात कल नेतन्याहू अपने वॉर कैबिनेट की मीटिंग में बैठा हुआ था। वहां पर वो डिस्कशन कर रहा था जंग को लेकर के। अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है, अंदर से आकर के कोई खबर देता है और नेतन्याहू बहुत स्पीड के साथ वहां से उठ के जाते हैं और तकरीबन पौन घंटे 45 मिनट्स उनको बातचीत होती है, जो अलग रूम था जहाँ कहीं भी। बाद में मालूम होता है कि वो व्लादिमीर पुतिन की कॉल थी, जिसको लेकर के नेतन्याहू मीटिंग छोड़ करके दौड़ करके गए थे। अब क्या बातें हुई उसकी कोई डिटेल अभी तक हासिल नहीं हुई है, लेकिन पुतिन हमास के साथ हैं, फलस्तीन कॉज के साथ हैं। एक दिन पहले कि हम ये बात बता रहे हैं, जो पुतिन का कॉल आया नेतन्याहू को, उससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मॉस्को गए हुए थे और उससे एक दिन पहले खुद पुतिन सऊदी अरब और यूएई की यात्रा पर थे। तो रूस का जो दखल है या रूस का जो इस वक्त काम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वहीं चीन खामोशी के साथ चीज़ों को देख रहा है और उसकी तरफ से भी अंदर अंदर काफ़ी कुछ किया जा रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं। जंग अब कैसे रुकेगी, इसको लेकर के अमेरिका का जब तक रुख साफ नहीं होगा, क्योंकि जंग चल रही है अमेरिका की वजह से। जब तक अमेरिका समर्थन करता रहेगा इसराइल के क्राइम को, तब तक ये जंग जारी रहेगी। हूतीस को लेकर के एक धमकी दी थी, ये नेतन्याहू से बातचीत की। हूतीस चूँकि लगातार हमले कर रहे हैं यमन से, तो उस पर नेतन्याहू ने बात की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से और कहा कि आप या तो आप इनको करिए कंट्रोल, वरना फिर हम यमन पर हमला करेंगे। इस पर हूतीस की तरफ से, यमन की सरकार की तरफ से बयान आ गया है और उन्होंने कहा है हम जंग के लिए तैयार हैं। वहीं सऊदी अरब अमेरिका को कह चुका है कि किसी भी तरह से यमन के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। अगर यमन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, क्योंकि 7 साल की जंग बड़ी मुश्किल के साथ ख़त्म हुई है,
अगर यमन के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी की गई, कोई हमला हुआ उसके ऊपर, तो फिर पूरा जो वेस्ट मिडिल ईस्ट है वो भड़क उठेगा। और एक और डेवलपमेंट हुआ इराक के अंदर। इराक की सरकार ने कहा है कि इराक में जो अमेरिकी दूतावास है, अमेरिकी जो एम्बेसी है, वो वॉर कंट्रोल रूम की तरह काम कर रहा है। और इराक में अमेरिकी सिफारत खाने पर जो एम्बेसी है उस पर हमले लगातार जारी हैं। अमेरिकी जो बेसिस हैं उन पर हमले जारी हैं, सीरिया, इराक, दोनों जगह पर। अब ये अमेरिका के ऊपर है कितनी जल्दी ये जंग ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमास के साथ इस वक्त दुनिया खड़ी है, फ़लस्तीन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और हमास की जो तैयारी है, इसराइल को कोई जानकारी नहीं है कि वो कब तक जंग कर सकते हैं। इसराइल को कोई जानकारी नहीं है उनके टनल्स की, कोई भी टनल अभी तक नहीं मिली है। ये हम आपको फिर से बता दें, कहीं कोई टनल इनको हासिल नहीं हुई है। एक दो टनल्स में इन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, वहाँ पर ब्लास्ट हुए और इनका नुकसान हुआ, तो टनल्स की तरफ ये रुख नहीं कर रहे हैं, डर की वजह से भी। हमास ने खान यूनुस में तबाही मचा दी है इसराइल के साथ। इसराइल को पूरी तरह से शिकस्त हो रही है। वेस्ट बैंक में जो फ़लस्तीनी रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं वो कड़ा मुकाबला कर रहे हैं और इसराइल को मुँह की खानी पड़ रही है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 30 जंग न्यूज़। आपसे हम गुजारिश करेंगे कि सब्सक्राइब कर दिया करें हमारे यूट्यूब चैनल को। शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।